नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में भारत के भूगोल से संबंधित जो विगत वर्षों में यूपीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं उसका विश्लेषण और अवलोकन है। तो पहला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल अगर पूछा जाए तो थार मरुस्थल है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। आपको भी पता है कि थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो भारत और पाकिस्तान दोनों में मिलता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देता कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो सहारा मरुस्थल है, जो कि आपको अफ्रीका में मिलता है। तो विकल्प सी इसका ऐसे आंसर था। अच्छा, एक फैक्ट और है कि थार मरुस्थल के बारे में ये है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में औसतन 83 व्यक्ति रहते हैं, यानी 83 लोग रहते हैं। जबकि दुनिया में जितने अन्य मरुस्थल हैं उनका जनघनत्व 7 के आसपास ही है। तो इस लेकर के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो मरुस्थल हुआ वो थार है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो एक साइड झील है और दूसरे साइड उसकी अवस्थिति है। तो सही वाला पहले देख लेते हैं। जैसे विकल्प सी में है लिखा हुआ कोलेरू के सामने आंध्र प्रदेश, ये सही है। मतलब कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। मैप में आपको मिल जाएगा जब आप देखेंगे तो। लोनार के सामने मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, जो गलत है। क्यों? क्योंकि लोनार झील महाराष्ट्र में है। और लोनार झील से एक बात ये भी याद आ रहा होगा अगर आपने लुसेंट पढ़ा होगा तो, कि लोनार झील का जो निर्माण है तो पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह गिर गया, इसके कारण लोनार झील का निर्माण हुआ है। और ये क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो कि ग्रहों के छोटे टुकड़े होते हैं। तो ये भी एक तरह का एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। अच्छा, नक्की झील कहाँ है? नक्की झील गुजरात में नहीं, राजस्थान में है, इसीलिए गलत हो गया। और फिर पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश में है। तो केरल और आंध्र प्रदेश के शायद सीमा में आपको ये झील मिल जाएगा पुलिकट, तो सिर्फ केरल लिखा हुआ था इसलिए गलत हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, अब तो हालांकि तेलंगाना अलग हो गया है आंध्र प्रदेश से, लेकिन पहले हम पढ़ते थे कि हुसैन सागर झील भी है आंध्र प्रदेश में, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब तेलंगाना में ये हुसैन सागर झील है। ठीक है, हैदराबाद के आसपास। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल सरसों नहीं है। क्यों? क्योंकि सरसों रबी फसल है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, इस तरह के जो फसलों से संबंधित, जो कृषि से संबंधित जो प्रश्न है, लुसेंट के शायद 150 के आसपास या 200 के आसपास क्वेश्चन है। तो ये अपलोडेड है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, कहीं प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो। खैर, यहाँ पे देखते हैं कि इससे संबंधित और क्या फैक्ट्स है। देखिए, मूंगफली, कपास और मक्का जो है ये खरीफ फसल है, जबकि सरसों रबी फसल है। इसीलिए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन में पूछा था कि खरीफ फसल नहीं है कौन। अच्छा, एक बात और, जो फसल जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है उसको बोलते हैं खरीफ फसल। और जो फसल ये अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाए और फिर मार्च अप्रैल में काटा जाए सामान्य रूप से, तो उसको हम कहेंगे रबी फसल। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं था, लेकिन अभी जो बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि एमएसपी जो निर्धारित होता है, तो उस एमएसपी में जितने फसलों पर एमएसपी दिए जाते हैं उसमें से रबी फसलों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है, 6 रबी फसल पर एमएसपी जारी की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। और टोटल जो एमएसपी जारी होता है वो तो आपको भी पता होगा कि 22 फसलों पर एमएसपी जारी होता है, लेकिन उस 22 में से 6 फसल ऐसे हैं जो रबी के फसल हैं। अच्छा, नेक्स्ट, इसमें वही लिखा हुआ है जो मैंने पहले ही बता दिया है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो तंबाकू के क्षेत्र के अंतर्गत उस समय के डेटा के हिसाब से आंध्र प्रदेश का ये है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू कृषि के लिए सबसे ज़्यादा क्षेत्र है। ठीक है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। मुझे पता नहीं कि इस वीडियो को आप कब कब देखेंगे, तो जब भी देखें तो इसको अपडेट कर लीजिएगा गूगल से। अच्छा, अगर मूंगफली के बारे में पूछ लेता, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये सारे पश्चिमी वाहिनी नदियां हैं, मतलब सारे पश्चिम भारत में बह करके अरब सागर में गिर जाती है। शरावती, माही, साबरमती और नर्मदा। तो इसमें से ऐसे नदियों की पहचान करना है जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, तो वो है नर्मदा। कैसे? क्योंकि नर्मदा नदी जो बहती है वो दरअसल, पहला तो फैक्ट है कि भ्रंश घाटी में बहती है, और दूसरा फैक्ट ये है कि विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा रेंज ये दोनों के बीच में बहती है। सतपुड़ा के घने जंगलों में आपको कविता याद आ रही होगी। तो विंध्यन ऊपर में नॉर्थ में मिलेगा नर्मदा के, और साउथ में आपको नर्मदा के साउथ में सतपुड़ा रेंज मिलेगा। तो इसी के बीच में भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है जो मैंने नोट कर रखे हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस नदी पर कौन से शहर बसते हैं। ठीक है, तो आप जब मैप में देखेंगे तो आपको जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद और डिंडोरी शहर, ये चारों शहर आपको मिल जाएगा कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, होशंगाबाद से एक फैक्ट याद आया, ये मध्य प्रदेश के सीएम जो हैं
शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने घोषणा किया है कि होशंगाबाद का नाम अब होशंगाबाद नहीं रहेगा, होशंगाबाद दरअसल इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया जाएगा। तो ये नर्मदा नदी के तट पर भी बसता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा फैक्ट ये हो गया कि अमरकंटक, जो मैकाल रेंज में अमरकंटक पर्वत है, चोटी, अमरकंटक चोटी, उससे निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है। और 1057 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये फैक्ट है शुद्ध रूप से। और पश्चिमी वाहिनी है तो आप जान ही गए। अच्छा, एक और खास बात है जिससे क्वेश्चन बन सकता है नर्मदा से संबंधित, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है नर्मदा नदी। जबकि आप गंगा को देखेंगे तो डेल्टा का निर्माण करती है, कृष्णा कावेरी को देखेंगे डेल्टा का निर्माण करती है, तो फिर क्या करती है, एस्चुरी बनाती है। कौन? नर्मदा नदी, ठीक है। और लास्ट फैक्ट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात को ही कपिल धारा जलप्रपात भी कहते हैं। तो इन सब फैक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं एक बार जल्दी जल्दी फिर से बोल देता हूँ। नर्मदा नदी पर जबलपुर, डिंडेरी शहर, होशंगाबाद, मंडला, ये सारे शहर मिल जाएंगे आपको। होशंगाबाद का नाम नया बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। और ये नर्मदा जो है नदी, वो पश्चिमी वाहिनी नदियाँ हैं, दो पर्वतों की श्रेणी के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा के ऊपर में विंध्यन पर्वत है और दक्षिण में सतपुरा रेंज है, ठीक है। और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी बनाती है। और नर्मदा नदी पर ही धुआंधार या फिर कपिल धारा जलप्रपात है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें जो सही सुमेलित है उसे देख लेते हैं। जैसे नांगल बांध आपको सतलज नदी पर मिलेगा, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर मिलेगा, और हीराकुंड बांध ये महानदी पर मिलेगा। जबकि नागार्जुन सागर बांध जो है ये गोदावरी पर नहीं बल्कि ये कृष्णा नदी पर मिलेगा। तो मैप में जब आप देखेंगे कृष्णा नदी तो आपको नागार्जुन सागर बांध मिल जाएगा। अच्छा, तो विकल्प सी इसका आंसर हो गया। अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ये सतलज के बारे में, सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी जो है वो आपको पता ही है, सतलज नदी पर सरहिंद नहर मिलेगा आपको। फिर लुहनी जल विद्युत परियोजना भी मिलेगा, लुहरी जल विद्युत परियोजना। और तीसरा फैक्ट है, ये एकमात्र ऐसी पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को 3 भागों में काटती है। तो ये भी इससे क्वेश्चन बने गए, जो भी मैंने पॉइंट इकट्ठा किया इस तरह पर क्वेश्चन बना हुआ है इस तर्ज पर। तो मैंने उस क्वेश्चन के पॉइंट को इकट्ठा कर लिया है कि सतलज नदी पर सरहिंद नहर है, लुहरी जल विद्युत परियोजना है, एकमात्र ऐसी सतलज नदी है जो, और पूर्ववर्ती नदी है, मतलब पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर से चलती है, जो हिमालय को 3 भागों में काटती है। और फिर बिस्ता दोआब आपको मिल जाएगा सतलज और ब्यास नदी के बीच में। तो इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि बिस्ता दोआब किन नदियों के बीच में है, तो सतलज और ब्यास नदियों के बीच में है। और आपको पता ही है कि इसका स्रोत जो है राकसताल मानसरोवर के पास से, राकसताल से निकलती है ये सतलज नदी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यही है, रिपीट हो जाएगा एक बार से। नांगल बांध सतलज नदी पर है, सरदार सरोवर बांध परियोजना ये आपको नर्मदा नदी पर मिलेगा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, और हीराकुंड बांध महानदी पर मिलेगा। बाकी कृष्णा नदी के बारे में एक चीज़ और है कि कृष्णा की एक सहायक नदी है मूसी, और मूसी नदी किनारे ही हैदराबाद शहर बसा हुआ। तो ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। और ये कृष्णा नदी पर आपको शहर सांगली और कराड़ जैसे नाम के शहर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, मैपिंग कर लीजिएगा, समय है तो, आपको लगता है कि समय है मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो ज़रूर कर लीजिएगा। भारत ने निम्न राज्यों में से किसमें सागौन वन पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सागौन वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। कहते हैं कि 50% हिस्सा भारत का जो है सागौन वन का, वो अकेले मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। इसको पहले बंगाल का अभिशाप भी कहते थे, या बंगाल का शोक नदी। जैसे बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं ना, उसी तरीके से बंगाल का शोक नदी या बंगाल का अभिशाप दामोदर नदी को कहते थे। स्रोत क्या है दामोदर नदी का? तो छोटा नागपुर झारखंड से निकलती है और हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है, और मिलने के बाद ये फिर बे ऑफ बंगाल में विसर्जित हो जाती है। आगे देखते हैं। अच्छा, एक फैक्ट और है, ये जैविक मरुस्थल पता है पूरा दामोदर नदी नहीं कहलाता है, लेकिन गिरिडीह से लेकर के दुर्गापुर के बीच में जो 300 किलोमीटर जो लंबाई है उसके बीच में जैविक मरुस्थल कहलाता है। क्योंकि प्रदूषण इतना है कि जीव जंतु वहाँ रह ही नहीं पाते, इसलिए जैविक मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो बम्बई हाई से किया जाता है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, वीडियो अगर लंबा हो तो आप बढ़ा लीजिएगा, लेकिन उतना ही बढ़ाइएगा जितना में आपका दिमाग समझ में आ जाए। सबका अपना अपना कैपेसिटी होगा, तो बढ़ा लीजिएगा जरूर अगर ज़्यादा लंबा हो तो। सूची 1 और सूची 2, खनन क्षेत्र और खनिज। तो गुरु महिसानी ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तलचर कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है, जादूगुड़ा
ये सीसा के लिए प्रसिद्ध है और जावर यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस लिहाज से विकल्प ए इसका सही आंसर है। एक बार फिर से बोल देता हूँ तो रिपीट हो जाएगा। खनिज क्षेत्र और खनिज, तो गुरु महिसानी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और जावर सीसा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई जो है वो खुला सागरीय बंदरगाह है, जबकि अन्य नहीं है, तो इसको पढ़ ही नहीं रहे हैं वैसे। लेकिन ये चीज़ जान लेना चाहिए कि खुला सागरीय बंदरगाह क्या होता है। तो खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं, उसे ही हम कहेंगे, मतलब तट से दूर खड़ा हो जाता है वो एक तरीके से, तो उसको हम कहेंगे खुला सागर बंदरगाह। तो चेन्नई उसी में से एक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपको भी ये तो आंसर पता ही होगा कि अनाईमुडी जो है, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर पूछ दे कि अनाईमुडी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो किस पर्वत पर है, तो अन्नामलाई हिल पर है। ठीक है, और उसके ऊपर जब आप देखेंगे अन्नामलाई हिल जब देखेंगे मैप में, तो उसके नॉर्थ में आपको पालघाट मिलेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पालघाट किन दो पर्वतों के बीच में है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच में पालघाट आपको मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है वैसे अनाईमुडी की? तो 2695 इसकी ऊंचाई है, मतलब 2700 में 5 मीटर कम है। ठीक है, ऐसे करके भी याद सकते हैं। 2695 मीटर हाइट है अनाईमुडी की, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और अन्नामलाई हिल पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा, अभी हमने कुछ पढ़ा था सागवान वनों के बारे में, तो देश का सागवान वन जो है 50% अकेले मध्य प्रदेश में है और मैग्नीज का भी सबसे बड़ा उत्पादक यही है। एक फैक्ट और याद आ रहा है, सोयाबीन का भी सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश ही है और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ये सब सारी चीज़ें कोरिलेट कर रही दिमाग में, मैंने बोल दिया। तो यही बात लिखा हो कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा सुझाव जरूर दीजिए, आपके सुझाव का हमेशा इंतजार रहता है। और सुनिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।